सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सक्षम एजुकेशनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। 3 प्रश्न करेंगे जो कि 8 नंबर वाले प्रश्न 6 नंबर वाले होंगे, जो कि परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। वो भी यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से केवल प्रश्न है। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बाहर पेपर में आप लोग को नहीं मिलेगा। तो पहला, इटली की एकीकृत प्रक्रिया समझाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है। वही हम लोग देखते हैं, इटली की एकीकृत प्रक्रिया समझाइए। तो क्या होता है कि बहुत से लोग करवा देते हैं इसे उससे कहानी के माध्यम से। हम इसे पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे, आप लोग को नंबर उतने ही मिलेंगे, आप लोग को ये एग्जिट होगा, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, इटली के वंशानुगत राज्य बिखरे हुए थे। इटली के वंशानुगत राज्य, इटली में बहुत से राज्य थे, वहाँ पे एकीकृत नहीं, मतलब कि वो भाईचारा नहीं था। तो वहाँ के जो एकीकृत राज्य थे सब बिखरे हुए थे, वंशानुगत राज्य बिखरे हुए थे, मतलब सारे राज्य एकजुट नहीं थे, बिखरे हुए थे। कोई इधर बिखरा हुआ था, कोई उधर बिखरा हुआ था, ये बिखरे हुए थे। अब इतावली भाषा पूरे इटली में नहीं बोली जाती थी, इसके अनेक रूप प्रसिद्ध थे। इतावली भाषा पूरे इटली में नहीं बोली जाती थी, इसके अनेक रूप प्रचलित थे। इतावली भाषा थी, जो इटली की प्रमुख भाषा थी, वो इटली में नहीं बोली जाती थी, पूरे इटली में नहीं बोली जाती थी। और उसमें अनेक भाषा प्रचलित थे, अनेक रूप प्रचलित थे, अनेक भाषा भी बोले जाते थे। जैसे हमारे भारत में कि हिंदी है राष्ट्रीय भाषा, मगर कहीं कहीं हिंदी नहीं बोली जाती है। वैसे यहाँ पे भी था कि हालांकि यहाँ पे इटली को अधिक भाषा में होना चाहिए, मगर इटली कम भाषा में थी। तीसरा है, 1830 ईस्वी के दशक में यूसेबे मैत्सिनी ने इटली के एकीकृत करने का प्रयास किया। इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया 1830 ईस्वी में यूसेबे मैत्सिनी, ये इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये इटली के एकीकरण में भागीदारी लिए थे। यूसेबे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया, मतलब इटली को जोड़ने का प्रयास किया। तो क्या था कि 1830 ईस्वी के दशक में यूसेबे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया। मतलब कि इटली के लोग, इटली में एकीकृत नहीं था, मतलब कि वो नहीं था, तो भाईचारा नहीं था, उसे एकीकृत करने का प्रयास किया, मतलब कि जोड़ने का प्रयास किया। जो करने का प्रयास किया उसे यंग इटली गुप्त संगठन बनाया। एकीकृत करने के लिए उन्होंने यंग इटली गुप्त संगठन बनाया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये MCQ में आता है। यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया, यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया कि इस हिसाब से एकीकृत हो जाए। और चौथा कि 1831 और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह में असफल रहे, उनके कारण इतावली राज्यों में बिखराव आ गया। 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी जो थे विद्रोह में असफल रहे, इटली को एकीकृत करने में सपोर्ट किए थे, उनका विद्रोह जब असफल हुआ तो वो विद्रोह में असफल रहे, मतलब कि विद्रोह में असफल है, तो इटली के राज्य में बिखराव आ गया। इटली के राज्य में और ज़्यादा बिखराव आ गया, क्योंकि उनको जब उनका सपोर्ट नहीं हुआ, तो जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडामांट के बीच कूटनीतिक संधि की, और जिन्हें फिर से पुनः संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडामांट के एक राज्य है, देश है, वहीं के वहाँ के बीच एक कूटनीतिक संधि की गई। कूटनीतिक संधि की गई सार्डिनिया पिडामांट के बीच, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और 1836 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह में सफल रहे, ये भी बहुत लाइन है, इसको कर लीजिए, ठीक है। और जो 5वां क्या है, सार्डिनिया पिडामांट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के संगठित करने हेतु आंदोलन के नेतृत्व में सार्डिनिया के नेतृत्व प्रदान किया और सार्डिनिया पिडामांट के बीच कूटनीतिक संधि की। जो सार्डिनिया पिडामांट के प्रधानमंत्री काबूर थे, इटली को संगठित करने के लिए इनसे सपोर्ट जमा गया है, तो इटली को संगठित करने के लिए वो जो आंदोलन था उसमें नेतृत्व करने के लिए ये काबूल पहुंचे, और सार्डिनिया पिडामांट के बीच फिर पुनः एक संधि की गई, ठीक है। जैसे कोई प्रश्न ही आ गया कि सार्डिनिया पिडामांट के प्रधानमंत्री काबूल ने इटली के संगठन हेतु आंदोलन को नेतृत्व, बोलेगा कि आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, ये आ गया। तो आप लोग को पता होना चाहिए, काबूर ने जो था, काबूर ये नेतृत्व प्रदान किए थे। सार्डिनिया पिडामांट के बीच कूटनीतिक संधि की, तो पता ही है। 6वां क्या, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडामांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया, ये भी महत्वपूर्ण है। 1859 ईस्वी में, 1859 में सार्डिनिया पिडामांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। किसको पराजित किया? ऑस्ट्रिया को
पराजित किया, ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में गैरिबाल्डी नेतृत्व में सबसे अधिक सैनिकों ने भाग लिया। इस युद्ध में गैरिबाल्डी नेतृत्व करते सार्डिनिया पीडामान की तरफ, इसलिए अधिक से अधिक सेनाओं ने भाग लिया। इस युद्ध में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अधिक सेनाओं ने भाग लिया। ठीक है, अब 7वां पॉइंट क्या है कि 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। जो 1861 ईस्वी था, इसमें विक्टर इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया, एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। 1870 ईस्वी में यह एकीकृत पूर्ण हुआ। पूछा जाएगा 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का राजा किसको घोषित किया, तो विक्टर द्वितीय इमैनुएल को घोषित किया। देखिए इसे मैं ब्लैक से पहले लिखा हूँ। और इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में पूर्ण हुआ। जोसेफ मैज़िनी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसे भी पॉइंट वाइज में लिखेंगे, ये भी आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया समझाइए। क्या है कि 1848 ईस्वी के पश्चात यूरोप में राष्ट्रवाद, जनतंत्र और क्रांति से अलगाव हुआ। जब यूरोप में जनतंत्र की घोषणा की गई तब उसमें जो क्रांतिकारी थे उनमें अलगाव होने लगा, वो भी 1848 ईस्वी के पश्चात। ठीक है, नेशनल असेंबली भंग होने के बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण को संभाल लिया। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण को संभाल लिया। नेशनल असेंबली जब भंग हुआ तब प्रसा जो जर्मनी का एक राज्य था, तो प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण को संभाल लिया। उसका प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। जो ऑटो वन बिस्मार्क था जर्मनी का प्रधानमंत्री, वो जर्मनी के एकीकरण का भी जनक था। मतलब जर्मनी का एकीकरण भी उसके द्वारा ही करवाया था, जिसने प्रसा की सेनाओं और नौकरशाहियों की मदद की। जो इसने प्रसा की सेनाओं और नौकरशाहियों से मदद ली। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क प्रसा की सेनाओं और नौकरशाहियों से मदद ली। 7 वर्षों में फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ हुए 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई। और 7 वर्षों में हुए थे, फ्रांस से युद्ध हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रांस से हुआ, ऑस्ट्रिया से हुआ और डेनमार्क से जो युद्ध हुआ, उस तीन युद्धों में प्रसा की जीत हुई। किसकी जीत हुई? प्रसा की जीत हुई, जिससे जर्मनी की प्रक्रिया पूर्ण हुई। इससे जर्मनी के एकीकरण को लाभ हुआ और उसकी एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। जनवरी 1871, ये मोस्ट विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया। जनवरी 1871 ईस्वी में काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन साम्राज्य निर्माण महत्वपूर्ण हो सके। और जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की गई। ये थी जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली में क्रांतिकारी जिउसेppe मैज़िनी द्वारा इटली के एकीकरण संबंधी और विचार और प्रयास क्या थे? देखिए, जिउसेppe मैज़िनी इटली के राष्ट्रवाद का मसीहा था। समझ जाइए कि इटली उसी के बल पर था, इटली का मसीहा बनकर आया था। वह इटली को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। इटली में इतना बिखराव था, इतने सब लोग अलग अलग थे कि वह इटली को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। समझ जाइए कि वहाँ पे एक राष्ट्र होकर एक राष्ट्र के रूप में नहीं रहते थे। उसका जन्म जिउसेppe मैज़िनी 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिनेवा में। ये भी आ सकता है। मैज़िनी ने अन्य 2 संगठनों की स्थापना की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे 2 नंबर में चाहे MCQ के फॉर्मेट में आ सकता है। 2 संगठनों की स्थापना की। पहला यंग इटली जो 1831 ईस्वी में हुआ था, यंग इटली, और दूसरा था यंग यूरोप जो 1834 ईस्वी में हुआ था। मैज़िनी के अनुसार एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार था। मैज़िनी के अनुसार जो था इटली का एकीकरण ही इटली के मुक्ति का आधार सोच रहा था। उसका मतलब था कि जब तक एकीकरण नहीं होगा तब तक इटली मुक्त नहीं होगी।
और मैथिनी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया। मैथिनी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों को अपने स्वरूप से रूढ़िवादियों को नतमस्तक किया। जब इसने राजतंत्र का घोर विरोध किया, जो प्रजातांत्रिक थे गणतंत्रों को अपने स्वरूप से, जो रूढ़िवादी थे, उनको नतमस्तक करा दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु बताया। जब देखा कि इतना जल्दी से वो मतलब कि ग्रो कर रहा है, उसे लगा कि ऑस्ट्रिया के जो चांसलर मेटरनिक थे, उसे लगा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु है ये यूसेपे मैत्सेनी। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमारे तो कमेंट में करके बताइएगा। और हमारा चैनल है सक्षम एजुकेशनल, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम पे इसका नोट्स दे दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम का यही है चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डलवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।